ओके डियर स्टूडेंट्स, होप आज आप ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है दैट इज़ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड दैट इज़ फ्रॉम बुक 1। आज के इस टॉपिक में जो है हम ना सिर्फ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम कॉम्पटाउन्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बोहर ने जब इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन में सेट किया और उसने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम अपनी एक इक्वेशन से दिया, विच इज mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। इस इक्वेशन के बाद एक और थ्योरी सामने आई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी रखता है। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि वेव नेचर रखता है, इससे ही साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इट ऑल्सो पोजेसेस सम काइंड ऑफ पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो अब जब ये बात सामने आई कि इलेक्ट्रॉन के डुअल कैरेक्टर्स हैं, तो फिर हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया। इस प्रिंसिपल में इसने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लेकर सर्टेन है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को लेकर अनसर्टेन हो जाएंगे, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को लेकर सर्टेन है तो आप उसकी पोजीशन को लेकर अनसर्टेन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो है एक ही वक्त में मोमेंटम को और पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते। तो आप इस इक्वेशन के थ्रू देख भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि ये दोनों वैल्यूज जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड दे आर लेस देन ग्रेटर दिस वैल्यूज। अगर आप इस वैल्यू को उठाकर इधर लेकर आएंगे, एवरीबडी नोज क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जाकर डिवाइड हो जाएगी, यानी अगर ये बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम होगी, और अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये वैल्यू उठाकर क्वालिटी की तरफ ले जाएंगे, डेफिनेटली वो भी जाके डिवाइड हो जाएगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ये वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हाइजेनबर्ग ने हमें आइडिया दिया कि देयर इज अ चांस ऑफ अनसर्टेनिटी बिटवीन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इस बात की वेरिफिकेशन हम एक टॉपिक के थ्रू करते हैं, विच इज एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, विच इज कॉल्ड एज कॉम्पटाउन्स इफेक्ट। अब ये कॉम्पटाउन्स इफेक्ट जो है वो क्या है? इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया कि कैसे कैथोड रेज जो हैं वो अगर हैवी मेटल से स्ट्राइक की जाती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इन रेज को, जो कैथोड रेज हैं, तो अगर आप एक्स रेज वगैरह हिट करें तो दैट कुड बी एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय कॉम्पटन। लेकिन ये क्यों परफॉर्म किया गया? जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो फोटोन ऑफ लाइट है, फोटोन ऑफ लाइट जो है दैट इज क्वाइट बिगर इन वेवलेंथ। तो अगर आप मूविंग इलेक्ट्रॉन को, जो कि वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है, अगर आप उस पर स्ट्राइक करेंगे तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैलकुलेट टू स्टॉप दैट इलेक्ट्रॉन, कि इसके मोमेंटम को आप रोक सकें। तो इसलिए आप लाइट की रेज की बजाय एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हैं, उसके मोमेंटम को रोक सकते हैं। लिहाजा जितनी छोटी एक्स रेज की वेवलेंथ होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को रोकना आसान होगा। सो दैट वाज प्रपोज्ड बाय कॉम्पटन एंड द टर्मिनोलॉजी एंड द फिनोमेनन इज नोन एज कॉम्पटाउन्स इफेक्ट। उसके बाद अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, तो अब इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत से टॉपिक्स इन्वॉल्व थे, जिनमें अब हाइजेनबर्ग ने भी अपना नाम ऐड कर दिया था। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, के कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलता है, वो हमें पता लगता है कि बोहर ने हमें बताया था कि न्यूक्लियस के 0.0529 नैनोमीटर के फासले पर या 0.529 एंगस्ट्रॉम के फासले पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस बात को यू कैन से दैट वेव इक्वेशंस के थ्रू भी प्रूव किया गया। वेव इक्वेशंस जो हैं वो श्रोडिंगर, डिराक और हाइजेनबर्ग ने भी प्रपोज की थी।
श्रोडिंगर, डिराक और हेजनबर्ग में से श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट मिली थी, क्योंकि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन ये बात प्रूव करने में 100% कामयाब हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से तकरीबन 0.529 एंगस्ट्रॉम के लगभग मिल जाता है। तो न्यूक्लियस के करीब होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस के दूर जाने यानी इस जो एक मुकर्ररा आपको फासला बताया है इससे आगे जाने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन देयर इज़ वेरी गुड चांस कि जो आपको वैल्यू बताई है 0.529 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। लिहाजा श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को बहुत राय मिली और इसको इस वेव इक्वेशन पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। अब ये यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि देयर इज़ नो 100% चांस कि आप इलेक्ट्रॉन को एक ही एग्जैक्ट लोकेशन पे देखें, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पर मिले, ये प्रोबेबिलिटी है। तो लिहाजा एक नया कॉन्सेप्ट सामने ये आया कि अब ऑर्बिटल की टर्म इस्तेमाल की जाने लगी। याद रखिएगा, ऑर्बिटल की टर्म को आप ऑर्बिट के साथ कंफ्यूज मत करें, क्योंकि ऑर्बिट जो है देयर इज 100% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन देयर, लेकिन ऑर्बिटल में देयर इज ओनली 95% चांस कि आप इलेक्ट्रॉन को वहां पर देख सकें। तो ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन में भी आप इसको लिख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस व्हेन देयर इज 95% चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक और मैं आपको बात ऐड करता चलूं इस कॉन्सेप्ट में कि द प्रिंसिपल इज नॉट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, यानी ये जो प्रिंसिपल है इट इज जस्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो आई रियली विश कि आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक से हासिल हुआ होगा। So let me revise it for you. We talked about Heisenberg principle. We talked in this topic about Comptons. आप अपनी कर्सर को बैक साइड करके इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं मैंने क्या कहा, and you can talk about concept of orbital। और ये तीनों टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में हाईलाइट किया। So going forward, I hope आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। थैंक यू।